राधे कृष्ण दोस्तों। तो आज का विषय हमारा रहेगा द डच। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पोर्तुगीज़ को पढ़ लिया था, उनकी एंट्री कैसे हुई थी, उनकी फैक्ट्रीज़ कहाँ कहाँ खुली थी, कब खुली थी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो डचेस के ऊपर रहेगा। तो डच के आने की शुरुआत ऐसे होती है कि जो डच के पहले व्यक्ति हैं, जो फर्स्ट डचमैन थे, जो कि जिनका नाम कॉर्नेलियस द हॉटमैन थे, 1596 में पहली बार भारत में आते हैं। उसके बाद वो 1602 में एक फैक्ट्री खोलते हैं, एक कंपनी खोलते हैं जिसका नाम होता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड। उसके बाद 1602 में डचेस का भारत में प्रवेश होता है और वो अपनी पहली फैक्ट्री आंध्र प्रदेश की मसूलीपट्टनम में 1605 में खोलते हैं। उसके बाद डच के ही एक बहुत बड़े व्यापारी जिनका नाम जैन ह्यूगेन वैन लिंशोटेन था, वो आते हैं, वो भारत में विजिट करने आते हैं और सबसे ज़्यादा व्यापार उन्होंने मसालों में भारत के साथ किया। हालांकि और भी जगहों और भी चीज़ों में भारत के साथ उनका व्यापार हुआ, लेकिन मेनली वो फोकस जो रहते थे व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, वो मसालों में थे। डचेस ने ब्रिटिशर्स को श्रीलंका के सीलोन में रोक लिया था, कंट्रोल कर लिया था और उस जगह को कैप्चर कर लिया था। हालांकि ब्रिटिशर्स और डचमैन का एक बैटल होता है बाद में, जो कि 1759 में ये बैटल छिड़ती है दोनों के बीच, जिसे हम बैटल ऑफ बेदरा या चिनसुरा के नाम से, हुगली नदी पर ये बैटल होती है, ये छिड़ती है और जिसमें कि ब्रिटिशर्स डचेस को हरा देते हैं और जो उनकी कैप्चर की हुई जगह थी उनको वो एक्वायर्ड कर लेते हैं। इनके अलावा जो डचेस थे और भी जगह पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी थी। तो सबसे पहले तो हम देख ही चुके हैं कि जो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में उनकी पहली फैक्ट्री थी। इसके बाद उनकी 1610 में केरल के पुलीकट में दूसरी फैक्ट्री वो इस्टेब्लिश करते हैं। तीसरी फैक्ट्री वो गुजरात के सूरत में 1616 में इस्टेब्लिश करते हैं। उनके अलावा फिर उनकी फैक्ट्रीज खुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर वो अपनी चौथी फैक्ट्री चिनसुरा में, जो कि 1625 में थी, खोलते हैं। और फिर 1658 में उनकी फैक्ट्रीज नागापट्टनम, पटना, कासिम बाजार और बालासोर में इस्टेब्लिश करते हैं। और फिर सबसे अंत में जो उनकी फैक्ट्री रहती है वो रहती है कोचीन, जो कि 1663 में थी। और फिर उसके बाद में डचेस का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके सामने जो अब की बार थे वो तीसरे यूरोपियन थे, जो कि थे ब्रिटिशर्स। यानी डचेस के बाद जो अगले आने वाले यूरोपियंस थे वो थे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स जो कि 1600 में 31 दिसंबर 1600 में जो वहाँ की क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने एक रॉयल चार्टर्स को पास किया। उस रॉयल चार्टर के मुताबिक, उस रॉयल चार्टर में ये कहा गया था कि एक फैक्ट्री ओपन होगी जिसका नाम कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, ये कंपनी का नाम था, वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, खोली जाएगी। इस कंपनी के मुताबिक ये डिसाइड किया गया कि ये फैक्ट्री भारत में, जो कि गुजरात के सूरत में 1608 में इस्टेब्लिश होगी। यानी कि
क्वीन एलिजाबेथ के रॉयल चार्टर से ये साफ पता चल रहा था कि भारत में ब्रिटिशर्स ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए आना चाहते हैं। अब आने के लिए उनको एक परमिट चाहिए, अब ट्रेड करने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, तो जिसके लिए एक उन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश करी और उस कंपनी के नाम पर ही वो भारत में आ सकते थे, जो कि उस कंपनी को वो गुजरात के सूरत में 1608 में इस्टेब्लिश भी कर देते हैं। और इसी पर्पस से जो कैप्टन हॉकिंस हैं वो भारत में जेम्स, जो कि इंग्लैंड के राजा थे, उनके कहने पर आते हैं और भारत में उस समय के रहने वाले मुगल शासक जहांगीर के दरबार में वो पहुंचते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। और उनकी मुलाकात के बाद में वो अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने की परमिशन ले लेते हैं। कंपनी अपनी इस्टेब्लिश भी कर लेते हैं सूरत में 1608 में, और परमिशन मिलने के बाद में वो अपना काम शुरू कर देते हैं। काम तो नाम के लिए था, एक्चुअल में तो वो अपना कुछ और ही मकसद पूरा करने आते हैं। अब सबसे पहले जो समुद्र के रास्ते से आते हैं, जो इंग्लैंड से आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, जो कि विलियम हॉकिंस थे, जो कि एक शिप से आते हैं समुद्र के रास्ते, जिस शिप का नाम था हेक्टर। राल्फ फिश जो है ब्रिटिशर के पहले व्यापारी, मतलब पहले ब्रिटिश व्यापारी थे, जो कि भारत में पहुंचते हैं 1585 में, और उस समय के रहने वाले मुगल शासक अकबर के दरबार में वो पहुंचते हैं, जो कि फतेहपुर सीकरी में था। उसके बाद ब्रिटिशर्स का आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। अब आते हैं कैप्टन थॉमस बेस्ट। वो भी भारत में लंदन से आते हैं, जो कि 1612 में आए थे, और उनके आने के बाद में एक बैटल छिड़ती है जिसे हम बैटल ऑफ स्वैली भी कहते हैं। और ये जो बैटल हुआ था वो कंपनीज के बीच में और पोर्तुगीज के बीच में होती है। इसे हम स्वैली इन सूरत भी कहते हैं। अब इतना सब होने के बाद में जो मुगल शासक थे, मुगल शासक कौन? जहांगीर, उन्होंने एक फरमान जारी किया, एक आदेश पारित किया कि जो कंपनी है वो सूरत में खोली जाएगी। यानी कि जो कंपनी पहले खोली गई थी वो जहांगीर से परमिशन लेकर ही हुई थी, लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि सूरत में कंपनी परमिशन से खोली जाएगी। तो जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी जो कि आंध्र रीजन में 1611 में खोली जाती है, वो है मसूलीपट्टनम में। और उस समय वो फैक्ट्री गोलकोंडा के जो रूलर थे, शासक थे, उनकी परमिशन से वहाँ खोली जाती है। 1615 में सर थॉमस रो, जो कि जहांगीर से परमिशन लेने में सक्सेस हो जाते हैं अपनी फैक्ट्री डेवलप करने के लिए, जो वो फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, अब वो अपना फैक्ट्रीज़ का विस्तार कर रहे हैं, तो उसके लिए वो परमिशन लेके पहुंच जाते हैं। और ये फैक्ट्रीज़ अब खोली जाएंगी आगरा, अहमदाबाद और भरूच में। 1662 में चार्ल्स सेकंड, जो कि इंग्लैंड के राजा थे, वो पोर्तुगीज़ के साथ में जो युद्ध हुआ था, कहीं ना कहीं जो अभी हम पढ़ रहे थे कि पोर्तुगीज़ और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध होता है, तो उसमें जो चार्ल्स सेकंड थे और पोर्तुगीज़ के जो राजा थे, वो अपने बच्चों की शादी आपस में कर देते हैं, बेटा बेटी की शादी कर देते हैं, जिसमें कि पोर्तुगीज़ जो हैं वो आइलैंड ऑफ बॉम्बे जो है चार्ल्स सेकंड को एज ए डॉरी गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं। जो कि पोर्तुगीज़ की जो राजकुमारी थी, बेटी थी, प्रिंसेस
कैथरीन, उनकी शादी में वो दहेज के रूप में दे देते हैं। इसके बाद गारलैंड ओंगियर, जो कि बॉम्बे के, जो मुंबई हम आज के समय में कहते हैं, वो रियल फाउंडर थे, जो कि 1669 में वो उसकी फाउंडेशन रखते हैं। यानी कि जो गेराल्ड ओंगियर थे, उन्होंने मुंबई शहर की स्थापना करी थी 1669 में। शाह शुजा, जो कि बंगाल के सूबेदार थे, उन्होंने एक फरमान जारी किया और उस फरमान में एक तरीके से ब्रिटिशर्स को व्यापार करने की प्रिविलेजेस दी थी, उनको तवज्जो दी गई थी। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे करके अपनी जो फैक्ट्रीज थी, अपना विस्तार था, वो बढ़ाना शुरू कर दिया। और जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने विलियम चार्ल्स आयर को अपना पहला प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया। और जो कलकत्ता की नींव है, जॉब चार्नोक ने 1698 में रखी थी। यानी कि जैसे अभी हम देख रहे हैं, गारलैंड ओंगियर थे, वो उन्होंने बॉम्बे की फाउंडेशन रखा था, जो कि 1669 में था। इसी तरीके से जॉब चार्नोक थे, उन्होंने कलकत्ता की नींव रखी थी, जो कि 1698 में थी। और उसकी नींव रखने के बाद ब्रिटिशर्स ने ज़मींदारों से 3 विलेजेस हासिल कर लिए। यानी कि अब फैक्ट्रीज से ज़्यादा वो आगे बढ़ चुके हैं। फैक्ट्रीज के अलावा अब उनका 3 विलेजेस पर उन्होंने कर लिया है। ये 3 गांव थे, सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर। फिर उनका यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फिर वो धीरे धीरे अपना विस्तार करते रहे हैं। उसी बीच में तीसरे यूरोपियंस, जो कि थे डेन्स, जो कि डेनमार्क से आए थे, उनका प्रवेश होता है। ये भारत में प्रवेश करते हैं 1616 में और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली है तमिलनाडु के ट्रेनगोबार में, जो कि 1620 में थी। इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री बंगाल के सीरमपुर में 1676 में अपनी दूसरी फैक्ट्री खोलते हैं और वहीं पर वो अपना हेडक्वार्टर भी बना लेते हैं। इसके बाद डेन्स का जो बैटल है वो ब्रिटिशर्स के साथ में होता है और 1845 में डेन्स का डाउनफॉल शुरू हो जाता है और वो 1845 तक अपनी जितनी भी फैक्ट्रीज़ या जितनी भी लैंड वो एक्वायर करते हैं वो ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर कर देते हैं और वो मिशनरीज एक्टिविटीज़ में एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद डेन्स के बाद जो हमारे नेक्स्ट यूरोपियंस हैं वो हैं फ्रांस। लुइस 14 जो कि फ्रांस के किंग थे, उन्होंने भी एक कंपनी खोली और उसका मतलब सभी का एक ही जैसा ही मकसद था, सबकी एक ही स्ट्रैटेजी थी कि कंपनी खोलो और उस कंपनी के नाम पर वो भारत में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसी तरीके से फ्रांस का भी यही नीति थी। लुइस 14 ने भी ऐसे ही किया। उन्होंने भी एक फैक्ट्री ओपन की जो कि थी कंपनी डेस इंडियाज़ ओरिएंटल, जो कि 1664 में वो इस्टेब्लिश करते हैं। पहली फ्रांस फैक्ट्री भारत में जो इस्टेब्लिश होती है वो गुजरात के सूरत में 1668 में होती है, जो कि फ्रैंकोइस कैरोन के द्वारा होती है। दूसरी फैक्ट्री पर्सियन मर्चेंट जो कि मसूलीपट्टनम में 1669 में इस्टेब्लिश करते हैं। इसके बाद 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन जो कि पहले फ्रांस गवर्नर थे, जो कि पौंडीचेरी के जनरल नियुक्त होते हैं और उन्होंने ही पौंडीचेरी शहर की स्थापना करी थी जो कि 1668 में थी। उसके बाद
उसी जगह को उन्होंने अपनी कैपिटल भी बना लिया, यानी अपनी राजधानी को भी पौंडीचेरी को ही बना लिया। अब डच के साथ में ब्रिटिशर्स का अलायंस हो जाता है, यानी जो डच अपने जगहों को हैंड ओवर करके चले जाते हैं। अब ब्रिटिशर्स डचेस का ही सहारा लेते हैं और पौंडीचेरी को यानी फ्रांस के हाथों से 1693 में छीन लेते हैं। और उसके बाद में दोनों के बीच में यानी फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में एक ट्रीटी होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ राइसविक। इस ट्रीटी के मुताबिक जो पौंडीचेरी शहर है उसको फ्रांस को दोबारा दे दिया जाता है, यानी फ्रांस रीस्टोर कर लेता है। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान, जो कि फ्रांस को चंद्रनगर में अपनी पहली फैक्ट्री खोलने की परमिशन देते हैं, जो कि 1674 में थी। उसके बाद जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, जो कि फ्रांस के गवर्नर थे, वो भारत के मद्रास में 1746 में आते हैं और उन्होंने जितनी भी ब्रिटिशर्स के पास जो कैप्चर करी हुई जगह थी उनको वो ले लेते हैं। इसी तरीके से फ्रांस के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में ऐसा चलता रहता है। फिर उसके बाद इन ऑर्डर टू कंट्रोल द साउदर्न रीजन इन इंडिया, यानी कि भारत में साउदर्न हिस्से पे अब कंट्रोल करने के ऑर्डर में फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में एक युद्ध होता है और इस युद्ध को ही हम कार्नेटिक वॉर के नाम से जानते हैं। और ये युद्ध होता है 1746 से 1763 के बीच में, यानी कि जगहों को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने के लिए, जगह को ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करने के लिए दो यूरोपियन कंट्रीज़ में आपस में ही युद्ध हो रहा है। और उसी युद्ध को फ्रांस और ब्रिटिशर्स को साउदर्न हिस्से पे ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करना है, क्योंकि वो समुद्र से भी कनेक्ट हो रहा है, वहाँ से उनके शिप्स आ सकते हैं, सामानों को ला जा सकते हैं। तो इसीलिए वो रीज़न उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और उस रीज़न को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने के लिए ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच में युद्ध होता है। उसी को हम कार्नेटिक वॉर्स कह रहे हैं। और अल्टीमेटली जो ब्रिटिशर्स थे वो फ्रांस को हरा देते हैं और वहाँ पर जो फ्रांसीसी हैं उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है और वो जाने भी लगते हैं, छोड़कर जाने भी लगते हैं, जिससे कि ब्रिटिशर्स की पावर इंडिया में बहुत मजबूत हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जितना भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनका आना, उनकी फैक्ट्रीज़ लगाना और फिर कब कब किसके साथ उनका युद्ध हुआ है, किसका डाउनफॉल शुरू हुआ है, तो ये सब हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब आने वाले लेक्चर में हम शुरू करेंगे डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, यानी कि मुगल एम्पायर का पतन के बारे में हम पढ़ेंगे। नमस्कार।